अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर किसको बनना चाहिए? मेरी नज़र में उसको बनना चाहिए जो बेगैरत ना हो, करप्ट ना हो। आंसर सिंपल है, हमारे पास अभी कोई बचा नहीं है, ना मुस्लिम लीग से, पीपल पार्टी से, कौन है बताता हूँ, और PTI से तो कोई है ही नहीं। एक ही नाम सामने आता है, बिलावल भुट्टो। अगर कोई इतना वो बेगैरत आदमी है जो अभी कहेगा मुझे बिलावल को उर्दू बोलनी नहीं आती, या वो बिलावल भुट्टो लड़कियों जैसे बात करता है, कौन सी ज़बान में आपको लगता है लड़कियों जैसे बात करता है, इसको बोलनी नहीं आती उर्दू? उर्दू क्या आपकी मादरी ज़बान है? उर्दू नकली ज़बान है, लोगों की फ़ेक लैंग्वेज है दुनिया की। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू रखी। जब पाकिस्तान बना उस वक्त 2% उर्दू बोली जाती थी एवरी डे। आज पाकिस्तान में सिर्फ 8% उर्दू बोली जाती है। आप किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, घर में या आपस में बातचीत करने में 8% सिर्फ उर्दू बोली जाती है, 8%। जब पाकिस्तान बना सबसे बड़ी लैंग्वेज थी बंगाली लैंग्वेज, उसके बाद ही पंजाबी। आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज जो है पंजाबी है, 55% रेशियो उसका, उर्दू का 8%। क्या उर्दू की वैल्यू क्या पंजाबी की वैल्यू? पंजाबी के साथ हमने ज़्यादती की है, हमने इसका राइटिंग सिस्टम बदल दिया, संस्कृत से अरेबिक कर दिया, वो अलग स्टोरी है। काफ़ी ज़बानों के साथ दुनिया में हुआ है। तुर्की उसको हमने क्या कहते हैं लैटिन कर दिया तो हुआ है। चलो इसकी डिबेट में नहीं जाता। पंजाबी 5000 साल पुरानी ज़बान है, उर्दू आपकी 600 साल पुरानी ज़बान है। पंजाबी कहाँ उर्दू? तो बिलावल भुट्टो पंजाबी भी नहीं बोलता, वो सिंधी बोलता है। अपने बिलावल भुट्टो को सिंधी बोलते सुना है? बिल्कुल नेटिव स्पीकर जैसे बोलता है, क्योंकि उसकी ज़बान सिंधी है। अगर आप किसी को जज करोगे उर्दू ज़बान पे, आपको शर्म आनी चाहिए। बस हो गई है, मुल्क इसलिए बनाया था, अब ज़बानों पे लोगों को ताने दोगे। अब आता हूँ उसकी इंग्लिश में हमने बात करते देखा होगा, G20 समिट पे हो गया है, किस तरह फाड़ के रख दी हिंदुस्तान की। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। और पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर कोई केस नहीं है किसी चीज़ का, साफ़ सुथरा बंदा। यूथ है, इमरान खान से 70 साल का सरा हुआ बुढ़ा नहीं है, एक पैर कब्र में और एक बाहर। मैं मरूंगा, पूरा पाकिस्तान लेके मरूंगा, अपने साथ तोड़ के मरूंगा। शेख मुजीबुर रहमान पार्ट 2। अगर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनता, मुझे उम्मीद बहुत हाई है, पाकिस्तान का काफ़ी बेनिफिट होगा। मतलब वो इन जैसे करप्ट जैसे नहीं सोचता। क्या बिलावल भुट्टो मेरा आइडियल कैंडिडेट है? नो। करंट सिनारियो अभी जितने हमारे पास नमूने हैं, ये उनमें से इंसान का बच्चा है। और मेरा ओपिनियन में आर्मी इसको पुश करेगी, क्योंकि इससे दुनिया हमारे पाकिस्तान का इमेज अच्छा होगा। जब ये फॉरेन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, डिप्लोमेसी करेगा, फॉरेन डेलीगेशन से मिलेगा, इसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है। इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान बिलावल भुट्टो के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने सही ट्रैक पे आए। जितना इमरान खान ने डैमेज किया, यार छोड़ो यार, इतना उसने करप्शन नहीं की, उसकी बीवी ने तो की है। उसकी बीवी को शर्म नहीं, अपने बंदे को छोड़ा। इमरान खान पीछे ऐसी औरत को आप क्या कहते हैं? गंदी औरत। क्या कहते हैं? गंदी औरत। मुझे क्यों हक दिया? मैंने किसी की बीवी को गंदी औरत कह रहा हूँ? इमरान खान की बीवी को किसने हक दिया था? मेरे मुल्क का मेरा पैसा लूटे। बगैर तो मैं टैक्स देता हूँ, और बगैर तो मैं देता हूँ टैक्स। नहीं यकीन आता, मैं देता हूँ, और बगैर तो मैं देता हूँ टैक्स। वो बकवास PTI का लोंडा लपाटा कर, जिन्होंने कभी टैक्स ही नहीं दिया, और बगैर तो मैंने दिया है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मैंने दिया बगैर तो, और लोंडे लपाटो दिया है मैंने टैक्स। तुम्हारे जैसा नहीं हूँ $10 के लिए अपनी माँ बेचूँ। फट गई ना, फौज का डंडा चला, इनकलाब लेके आएंगे कप्तान के लिए। कहाँ गया इनकलाब था? ये रंडी खाना था, लगाया हुआ था इमरान खान ने। जो इनकलाबी होते हैं डरते नहीं हैं। फट गई ना सबकी, फौज का ज़रा सा डंडा चला, अभी आगे चलेगा। और मुस्लिम लीग से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हमजा शरीफ से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, उसने भी डिसअपॉइंट किया। पीपल्स पार्टी से उम्मीद नहीं है, इससे बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन आप चाहते हैं? करंट नमूनों में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारे नमूने, मतलब माशाल्लाह। मुस्लिम लीग को देखो,
शहबाज शरीफ को देखो, ये नवाज शरीफ को देखो, हमने भी मुल्क लूटा, जरदारी ने भी लूटा, इमरान खान ने भी लूटा। शाह महमूद कुरैशी अगर लगता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, जितना उसने फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया है पीपल्स पार्टी के डोर पे किसी ने नहीं, वो अलग स्टोरी है। तो मेरा इस वक्त टोटल सपोर्ट है बिलावल भुट्टो को सपोर्ट है। यूथ है, यंग है, 35 साल का है, मुझे उम्मीद है कुछ करेगा। बुड्ढो जैसे सोच नहीं है इमरान खान जैसे। इमरान खान यूथ है, कहाँ से यूथ है, 70 साल का बुड्ढा यूथ है। मुझे बिलावल भुट्टो से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और एक अलग एक तरीका होता है बॉडी स्ट्रक्चर, एक साइकोलॉजी दुनिया में। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर बिग बॉडी, हैवीली बॉडी, बिलावल भुट्टो की लंबा कद है, उसकी बॉडी हैवी है। मैं पुरानी बात नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ। जब वो किसी वर्ल्ड लीडर के साथ खड़ा होता है, मिलता है, एक फील होता है, इसकी प्रेजेंस लगती है, मतलब एको होता है जब लीडर इस तरह के, मतलब साइकोलॉजी, जैसे साइकोलॉजी पढ़ी मैंने, साइकोलॉजी में कोर्स किया हुआ है, तो मुझे पता मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपनी राइट ट्रैक पे आएगा। पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें करनी है। नंबर 1, लोगों को ये सो कॉल ये जो रंडी खाने इमरान खान ने लगाया था, गरीबों को पेट्रोल सस्ता करके देना बंद करें पेट्रोल सस्ता करके देना। अगर वर्ल्ड इंटरनेशनल प्राइस 1000 रुपये है तो 1000 लीटर का बेचे, अगर 100 रुपये तो 100 का बेचे। आपने अपना नहीं बीच में डालना, आपने इंटरनेशनल प्राइस पे बेचना, क्योंकि पेट्रोल आप प्रोड्यूस नहीं करते, इंटरनेशनल आता है ना। लोग ना गाड़ी इस्तेमाल करें, लोगों को पेट्रोल इस्तेमाल करना है, बाहर से आ रहा है इंपोर्ट होके, तो प्राइस पे करनी पड़ेगी, वरना ना गाड़ी इस्तेमाल करें। सिंपल सोल्यूशन है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाना है, आप साइकिलिंग ट्रैक बनाएं, क्योंकि पेट्रोल हमारी वीकनेस है, क्योंकि हम पेट्रोल नहीं बनाते। पेट्रोल बाहर से ख़रीद के लाने, इसी तरह है, मतलब बाहर से चीज़ खरीद के लाने नहीं, हमें डिस्काउंट में चाहिए, हमें खसारे में चाहिए, नुकसान में। पाकिस्तान का बंद करना चाहिए। अपनी जेब से क्यों दे, जिससे पेट्रोल यूज़ करना है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ना करे। ये माइंड सेट है, हमने गरीबों को प्लीज़ करना है, क्योंकि वोट बैंक है, ये मुल्क तबाह करता है। हमने मुल्क को पुलिस करना है, लोगों को नहीं करना। मैंने गुर्बत देखी हुई है, मैंने अभी तक गाड़ी नहीं रखी, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता पेट्रोल। मैं रंडी खाना लगा के नहीं बैठ जाता हूँ यहाँ पे। पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा हुआ तुम्हारे प्यो ने किया है। इंटरनेशनल प्राइस में पेट्रोल चलता है, उसके ऊपर महंगा होता है। उसके बाद हमने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस करना है। पॉपुलेशन कंट्रोल, लोग बात करते हैं, एक हदीस है जिसमें कहा गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी उम्मत बड़ी होगी। मेरी उम्मत बड़ी होगी इसका ये मतलब नहीं है ज़्यादा बच्चे पैदा करो। एक हदीस आप दिखा दी जहाँ पे नबी ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ये है ही नहीं है, ये कहीं है ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो नबी बाकी मतलब बीवियों से क्यों नहीं मतलब बच्चे उनके हुए। नंबर 1 से 2 बीवियों से बच्चे हुए हैं, जो ये हदीस बयान करते हैं वो तो से 2 बीवियों से बच्चे हुए हैं। अगर इसके ऊपर डिपेंड होती है, खदीजा रज़ी ताला अन्हो एक और बीवी है, क्योंकि जो ये बात करते हैं ना नबी की उम्मत बड़ी होगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, वो नबी की 2 औरतों को बीवी नहीं मानते। एक नबी का बेटा था इब्राहीम, 2 साल की उम्र में फौत हो गया। वो कौन सी बीवी से है? हम 9 बीवियों का नाम बताएंगे, मैं आपको 11 का बताऊंगा, क्योंकि आप 2 बीवियों को काउंट ही नहीं करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मारिया से था। 2 नबी की बीवियाँ मारिया और रेहाना। जो ये कहते हैं उम्मत बड़ी होगी, उनसे पूछे मारिया और रेहाना का क्या नबी से रिश्ता था, मुँह बंद। इनकी इतनी गंदी सोच है इनके आलमों की, मुफ्तियों की, चाहे देवबंदी बरेलवी, दोनों बीवियाँ नहीं तस्वर करते। आप उनकी बातों पे यकीन करेंगे, उनके पीछे लगेंगे। आप अपने मस्जिद में जाकर पूछें इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो नबी का बेटा था कौन सी बीवी से था, मुंह बंद, बूटे सूझ गए। अच्छा बताएं यार, अच्छा मुफ्ती साहब बताएं ना नबी की बीवियाँ कितनी थी? 9। अच्छा नाम पता है मुझे नहीं पता, आप नाम बताएं ना, मैं ज़रा भी काका हूँ, बच्चा हूँ, मुझे ज़रा सिखाएं इस्लाम, नाम बताएं। नाम गिना दिए सारों के। फिर आप पूछें इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो 2 साल का बच्चा था, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, नबी का बेटा, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा। हम इनसे पूछे अपने नबी का पूरा नाम बताइए, नाम नहीं बता सकते। आप इनसे पूछेंगे नबी का नाम है अबू अल-कासम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी का पूरा नाम है। इनका जो बेटा था 2 साल का, वो फौत हुआ था
وہ کون سی بیوی سے تھا؟ منہ بند، تالے لگ گئے، نبی کے لیے جان بھی قربان، وہ بھی گستاخ رسول ہے جو دو عورتوں کو نبی کی بیوی نہ مانے۔ وہ میں اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتا یہ جس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں دیوبندی اور بریلوی، اور ماشاءاللہ اہل حدیث بھی آگے کم نہیں ہے، شیعہ تو مانتے نہیں ہیں، وہ الگ ہے مطلب نا، وہ مطلب میں ساروں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے اندر میں بات کر رہا ہوں، یہ جو بیٹھے ہوئے نمونے کسی بھی فرقے سے ہو، یہ دو عورتوں کو بہت کم ہے جو کہتے ہیں یہ بیویاں۔ اینی وے بات کہیں اور چلے گی، آپ نے کم کرنی ہے پاپولیشن نہیں، جو کہتا ہے یہ نبی کی حدیث ہے۔ میں حدیث لاتا صحیح بخاری کی جس کے اندر کہا گیا ہے جو بھی علم سیکھے گا اللہ کے سوا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی کمپیوٹر انجینئرنگ کی ڈگری کی، سول انجینئرنگ کی ڈگری کی، کوئی آپ نے بی کام کی، آپ دوزخ میں جائیں گے۔ اگر آپ یہ حدیث اتنی کنٹروورشل ہے، میں ایسے قبیلوں سے ملا ہوں، افریقہ سے ایک بندہ نائجیریا سے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے کیونکہ اس حدیث کے اوپر، جو بوکو حرام ایک تنظیم ہے دہشت گرد افریقہ میں، بوکو حرام تعلیم حرام ہے، وہ اسکول نہیں لڑکوں لڑکیوں کو بھیجتے اسی حدیث کے اوپر، کیونکہ کہا جاتا ہے کس نے علم سیکھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی جس پہ آپ کے عالم کہتے ہیں نا کوئی غلط حدیث ہوتی نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہر حدیث سچی نہیں ہوتی کیونکہ حدیثیں لکھی گئی ہیں 100 سال بعد، نبی کے اس دنیا کے چھوڑنے کے 100 سال بعد لکھی گئی ہیں، کتنی 100 سال بعد۔ تو آپ کو سوچیں کتنی کرپشن ہوگی حدیث کو قرآن کی روشنی میں جج کریں، قرآن کے خلاف جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو مکہ مارا، فرشتہ اندھا ہو گیا، استغفر اللہ سے ڈرے۔ میں پھر وہ والی حدیث سے نہ لے کے آؤں جس کے اندر 70 کا ہے، مطلب بیٹی باپ کے سامنے کتنا مطلب کپڑا اتار سکتی ہے، میں چھوڑ ہی دیتا ہوں، پتہ ہے سب کو، عالموں کو پتہ ہے، پھر میں وہاں جاؤں گا وہاں پہ جب لگتی ہے پھر میں ایسی حدیثیں بیان کروں گا مطلب نا آپ سن نہیں پائیں گے۔ حدیثوں کا احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ ہمیں کوئی بھی چیز فیڈ کی جائے، ہم نے پاپولیشن کنٹرول کرنی ہے، ہر سال بچے پہ بچے پیدا کری جاؤ، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ ایک تھالی میں 4 بندے کھاتے ہیں، آپ اس میں 8 شامل کر لو، پیزے کے 4 سلائس آپ کو 8 زبردستی کرنے ہیں، اگر 8 16 زبردستی کرنے ہیں۔ پاپولیشن کنٹرول کرنی ہے، ہمارے وسائل نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو کو آگے بات کہیں اور چلے گی، پاپولیشن کنٹرول کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے افریقہ کنٹری کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے ہیں، ویزا ارائیول کرنا ہے، ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے پروڈکٹ کوئی بھی ویسٹرن گورا کنٹری نہیں لے گا۔ یہ بند کریں آم کی ایکسپورٹ کرنا، کچھ کرنا ہے کوئی ریئل را مٹیریل، جس طرح ہمارے کانٹریکٹ ایتھوپیا میں اور کینیا میں ہم سیمنٹ سپلائی کرتے ہیں، اینٹیں سپلائی کرتے ہیں، اسے بڑھائیں، اپنا جو ڈیفیسٹ ہے اسے سرپلس پہ لے کے جائیں، آپ ایکسپورٹ زیادہ کریں کمپیئر ٹو امپورٹ، یہ آپ نے کرنا ہے۔ افریقن کنٹری سے جائیں اور ایک افریقن کنٹری میں آپ ملٹری بیس بھی اپنا بنائیں۔ میری اوپینین ہے یہ نائجیریا کے مسلم کنٹری ہے، وہاں جا کے اپنا ایک ملٹری بیس بنائیں، پریزنٹ بنائیں، پتہ چلے آپ کچھ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایشین کنٹری، ایسٹ ایشین، تھائی لینڈ، ملیشیا، فلپین، ویتنام، انڈونیشیا، لاگوس، برونائی، ایسٹر ٹیمور لاستے، پپوا نیو گینی، ان کنٹری کے ساتھ آپ نے ویزا ارائیول کرنا ہے، اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے کسی ملک میں گئے، اگر آپ وہاں جا کے فیک ریفیوجی بنے، آپ کی پوری فیملی اٹھا لی جائے گی۔ کوٹا ہوتا ہے نا، کتنے ملک آ رہے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں امیگریشن والے پاکستان سے 10,000 لوگ آئے، 5,000 4,000 واپس گئے، باقی یہیں پہ رہ گئے۔ ہماری تو پوری کی پوری فٹ بالر ٹیمیں غائب ہو گئی ہیں، کیوں ہم ان بغیرتوں کا ہم بڑے، کیوں مجھے ذلیل ہونا پڑتا ہے ویزے کے لیے؟ کیوں کسی اور کا گناہ کا میں بھگتوں؟ کیوں میں بھگتوں؟ میں نے گناہ کیا ہے؟ کوئی بغیرت جاتا ہے اپنے $10 کے لیے ماں بیچ کے آتا ہے وہاں پہ، یہ $10 کے لیے ماں بیچنے سے کم نہیں ہے۔ اگر ہم جا کے بولتے ہیں ہمارے ملک میں خطرہ ہے، ایسے لوگوں نے کہانیاں بنائی، ہماری بیوی کو ریپ ہوا ہے، ان کی غیرتیں مر جاتی کہانیاں، ہماری بیویوں کے ساتھ ریپ ہو، اتنا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، ہمیں دے دو اپنا ویزا، ہمیں یہاں کی ریزیڈنسی دے دو، اور آپ نے اپنا ویزا اور ارائیول صحیح کرنا ہے۔ آپ اگلے 5 سالوں کے لیے ویسٹرن کنٹری کو بھول ہی جائیں،
وہ آپ کا کبھی اچھا نہیں چاہتی. افریقہ اور ایشین کنٹری کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کریں, ٹریڈ کریں, ویزا نارا کریں, انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. یہ بلاول کو آ کے 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1, آپ نے سستی چیزوں پہ یہ جو اپنے سبسڈی لگائی ہوئی یہ ختم کریں. نمبر 2, افریقہ کے اندر جا کے اپنا ٹریڈ کریں اور ایشین کنٹری کے ساتھ. نمبر 3, آپ اپنا ملٹری بیس بنائیں. اور نمبر 4, اگر بلاول افورڈ کر سکتے ہیں اپنا ایئر کرافٹ کیریئر کا پروجیکٹ لانچ کریں, اگلے 6 سالوں میں ایئر کرافٹ کیریئر بنا سکتے ہیں. اب ترکی کے علاوہ لانچ کریں. پاکستان کو اس وقت ایئر کرافٹ کیریئر چاہیے, خطے کے اندر لازمی چاہیے. آپ اس سے بجٹ کٹ کریں, جو کرنا کریں, ایئر کرافٹ کیریئر پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت. یہ ہے میرے اوپینین. اپن تھک گیا, ابھی اپن ناشتہ کرے گا. اللہ حافظ. بلاول ڈس اپوائنٹ نہ کری یار, امیدیں کافی ہیں تجھ سے. اللہ حافظ.